Hello friends, how are you all? I hope you must be fine. This is Prakriti Kapoor and I'm here with the next part of this noun case. तो नाउन का हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है. तो लास्ट क्लास में भी हमने नाउन जेंडर, नाउन नंबर्स कवर किए थे. आज हम नाउन के केस के बारे में बात करेंगे. तो अगर मैं आपको बताऊं कि नाउन के कितने केस हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल 3 केसेस को रिप्रेजेंट करता है. तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि नाउन के 3 केसेस हो सकते हैं. अभी वो 3 कौन कौन से केसेस हैं नाउन के, कौन कौन से केस हैं 3, हम उसको आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो हम कवर कर रहे हैं ये रेनिन मार्टिन की सीरीज, और ये एक बहुत ही अच्छी बुक है आपके बेसिक्स के लिए. अगर आप इस बुक को एक बार पूरा पढ़ते हैं तो नो डाउट आपकी जो ग्रामर का बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. और अगर बेसिक स्ट्रांग है तो स्पोकन इंग्लिश तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है. यू मस्ट बी नोइंग दिस. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर बात करेंगे हम चैप्टर 8 है ये, द नाउन केस. अभी नाउन केस की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं. एग्जामिन दीज सेंटेंसेस. जॉन थ्रू अ स्टोन. सेंटेंस क्या है कि जॉन ने एक पत्थर फेंका. दूसरा है द हॉर्स किक्ड द बॉय. घोड़े ने एक लड़के को मारा, है ना, किक किया. अब इन सेंटेंस 1, पहले वाले सेंटेंस में द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट. तो पहला वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना जॉन, किसी का नाम है, और किसी का नाम हमेशा क्या कहलाता है, किसी का नाम कहलाता है नाउन. तो और हमने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं. सब्जेक्ट वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, है ना. हमने इस बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप देख लीजिएगा, ठीक है. तो ये जॉन क्या है, ये सब्जेक्ट है. इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन हु थ्रू द स्टोन. अगर हम क्वेश्चन पूछे ना कि किसने पत्थर फेंका, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जॉन. तो जॉन क्या है, सब्जेक्ट है ना. जॉन क्या है, सब्जेक्ट है. और ये पूरे के पूरे सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्थर किसने फेंका, तो उसका आंसर भी है, ठीक है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज अ प्रेडिकेट. तो हमने ये भी बात करी थी कि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो प्रेडिकेट होता है. हमने पूरा का पूरा चैप्टर इस पर बनाया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड विजिट इट वंस. वो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में ही, आप उसे विजिट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे विजिट करेंगे तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी. तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज द प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट हो गया जॉन, और बचा हुआ जो कुछ भी हो गया वो हो गया प्रेडिकेट. प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब थ्रू. अब देखो सब्जेक्ट तो ये हो गया नाउन, इसके अलावा जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है. उस प्रेडिकेट में एक वर्ड आ रहा है थ्रू. थ्रू क्या है, काम है. काम है यानी कि वर्ब है. व्हाट डिड जॉन थ्रू. अगर हम क्वेश्चन पूछे कि जॉन ने क्या फेंका, तो आंसर क्या होगा, अ स्टोन. तो अ स्टोन, तो स्टोन क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट, स्टोन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड ऑब्जेक्ट. तो स्टोन जो नाउन है ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पर मैं 2 चीजें पता करी है, एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट. तो आप ये बात एक बहुत सिंपलर टर्म्स में समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो होता है, इसको हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में पढ़ा है अच्छे से. फिलहाल ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, जबकि ऑब्जेक्ट जनरली सेंटेंस के एंड में देखने को मिलता है. 2 बातें यहाँ से निकल कर आई हैं. आई होप आप समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं. इन सेंटेंस 2 द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट. अब सेंटेंस 2 देख लेते हैं. द हॉर्स किक्ड द बॉय. तो इस सेंटेंस में ये जो द हॉर्स है, ये द हॉर्स क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है. इट आंसर द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय. अगर हम क्वेश्चन पूछे कि बॉय को किसने मारा, तो इसका आंसर क्या होगा, द हॉर्स, राइट. इसका आंसर क्या होगा, द हॉर्स. तो ये हु किक्ड द बॉय का भी आंसर दे रहा है, साथ ही में साथ ये सब्जेक्ट भी है. द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, जो सेंटेंस के एंड में आता है, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट हो गया. और ये ऑब्जेक्ट किस चीज का आंसर करता है, whom did the horse kick. हॉर्स ने किसको मारा, ठीक. बहुत ध्यान से सुनिएगा बात. यहाँ पर सब्जेक्ट
जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, साथ ही साथ ये आंसर किसका दे रहा है ये भी हमको ध्यान रखना है, और ऑब्जेक्ट में किस चीज का आंसर मिल रहा है ये भी हमको ध्यान रखना है. When noun or pronoun is used as a subject of a verb, it is said to be in the nominative case. तो हमने कहा था ना केस 3 तरीके के होते हैं. तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसे कौन सा केस कहते हैं? उसे कहा जाता है नॉमिनेटिव केस. तो ध्यान रखिएगा नॉमिनेटिव केस क्या होता है. नॉमिनेटिव केस वो होता है जब किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या फिर प्रोनाउन उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह काम करें तो उसे क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस. तो पहला केस हो गया नॉमिनेटिव केस. दूसरा केस देखते हैं. When a noun or a pronoun is used as an object of a verb, यही नाउन और प्रोनाउन कभी कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस. तो दूसरा केस क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस. तो अभी हमने 2 केसेस देख लिए. पहला केस कौन सा था? नॉमिनेटिव, जहां नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट हो. जहां नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो वो कौन सा केस हो जाता है? वो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस होता है. तो ये बात क्लियर रखिएगा अपने माइंड में. जो भी कंफ्यूजन है वो क्वेश्चंस के माध्यम से हम आगे चलकर सब क्लियर कर लेंगे आपकी. अभी जो हम लोग चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसे देखते जाइए. जो भी सेंटेंस में नाउन अगर सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस. नोट, टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट. अगर आपको पता करना है ना कि ये कौन सा केस है तो आपको अगर हु का या व्हाट का आंसर मिल जाता है तो वो कौन सा केस होगा? हमेशा नॉमिनेटिव केस. अगर आपको हु का और व्हाट का आंसर मिल जाता है, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप हु और व्हाट अगर आपको आंसर मिलता है तो वो नॉमिनेटिव केस होगा. अगर आपको हुम और व्हाट का आंसर मिलता है तो वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस हो जाएगा. ठीक है, तो जनरली आप इसको ऐसे याद रखिए. अगर हु का आंसर मिलता है तो नॉमिनेटिव, और हुम का आंसर है ना, हुम का आंसर तो ऑब्जेक्टिव केस. या हम इसको और सिंपलर टर्म्स में कहें तो हु, आप बहुत आसानी से देखिए कि अगर हु का आंसर आ रहा है, कौन का आंसर आ रहा है तो वो क्या होगा? नॉमिनेटिव. और किसको का आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस. आगे बढ़ते. अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज सेड टू बी एक्यूजेटिव केस. एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई भी नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद नजर आता है, किसी प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस होता है. तो अभी हमने 2-3 बातें समझी हैं. पहली बात क्या समझी कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो नॉमिनेटिव केस. किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरफ काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस. अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आता है तो वो कौन सा नाउन होगा? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव नाउन. अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो इन सेंटेंसेस को हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है. हाँ, read the following sentences. Harry broke the window. Harry broke the window. अभी देखो यहाँ पर अगर हम देखें Harry broke the window, और जो दूसरा सेंटेंस है the window was broken. The window was broken. तो यहाँ पर अगर हम विंडो की बात कर ले तो हम कहेंगे Harry broke what? Harry broke what? तो आंसर क्या आया? आंसर आया विंडो. और जनरली ऑब्जेक्टिव केस एंड में देखे जाते हैं. तो ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव. सेकंड वाला देखिए. द विंडो वॉज ब्रोकन. द विंडो क्या है? नाउन है. व्हाट वॉज ब्रोकन आंसर आ रहा है, और ये स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये नॉमिनेटिव केस हो गया. तो ध्यान रखिएगा, इसको इसी तरीके से पहचाना जाता है. आगे बढ़ते हैं. It will be seen that noun in English have same from the nominative and the accusative. The nominative generally comes before the verb and accusative after the verb. अभी हम कैसे पहचाने nominative और accusative केस को?
जो भी नाउन वर्ब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स जिसमें कोई काम दर्शाया जाता है। अगर इसके पहले कोई आता है ना तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर पहले आ रहा है वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है यानी कि नॉमिनेटिव केस है। अगर नाउन वर्ब के बाद में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यानी कि एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप कैसे पहचानेंगे, अगर कोई नाउन वर्ब के पहले आता है तो वो सब्जेक्ट होता है, और जो नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे उसमें नॉमिनेटिव केस होता है। अगर कोई वर्ड, कोई नाउन वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट होता है इसलिए वो कौन सा केस बनता है, एक्यूजेटिव केस बनता है। इज दैट क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर रामा गेव अ बॉल एंड रामा गेव हरी अ बॉल। अब देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है यहाँ पर, और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। दो सेंटेंसेस लिखे हैं, रामा गेव अ बॉल, रामा ने बॉल दी, और दूसरा सेंटेंस क्या है, रामा ने हरी को बॉल दी, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। तो ये जो यहाँ पर वर्ब है ना, गेव, कोई भी काम करना, गिव देना क्या है, काम है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। वर्ब के बाद जो कुछ भी आ रहा है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब के पहले जो कुछ भी आता है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट, ठीक। तो अब आपको ये तो समझ गया कि रामा और रामा यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही केस में बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखो सेकंड वाले केस में एक और वर्ड भी आ रहा है इसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। The second sentence we told that Hari was a person to whom Ram gave the ball. The noun Hari is called the indirect object of the verb gave. The noun ball is an ordinary object. It is called direct object. तो अभी हमें यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो वर्ब के बाद आते हैं नाउन ना, वो तो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी हो गए दो तरीके के। कौन कौन से? एक तो हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो गए? टू टाइप्स के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इट विल बी नोटिस दैट द पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या होती है? हमेशा इसकी पोजिशन वर्ब के तुरंत बाद की होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपको वर्ब के तुरंत बाद मिलता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले मिलता है। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? आपको देखना है कि वर्ब के बाद तुरंत बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है। जो भी आ रहा है वर्ब के तुरंत बाद वो क्या होगा, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमको समझनी है। अभी हम एग्जाम्पल से इसको आप क्लियर कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, राम गेव हरी अ बॉल। अब आपको बताना है मुझे कि यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखो ये गेव तो क्या हो गया, गेव तो क्या हो गया, वर्ब हो गया है ना, क्योंकि काम है। इसके बाद में जो कुछ भी आ रहा है वो सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। मैंने आपको ये भी बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, तुरंत बाद आते हैं, ठीक है। तो वर्ब के तुरंत, गेव के तुरंत बाद क्या आया, हरी आ रहा है, तो हरी यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, और ये भी बताया गया कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले आते हैं, तो इसके बाद वाला क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब देखो इसके सामने इज इक्वल टू में एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कहानी जो है दूसरी है। हम समझते हैं कि क्या कहानी है, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इस बात को। यहाँ पर लिखा हुआ है रामा गेव अ बॉल टू हरी। गेव क्या है, गेव है वर्ब, ठीक। अब गेव के बाद में जो कुछ भी आ रहा है दोनों क्या है, दोनों हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट वो होगा, इनडायरेक्ट वो होगा जो वर्ब के तुरंत बाद आएगा। वर्ब के तुरंत बाद क्या आ रहा है, बॉल, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले आता है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन तो आप मुझे खुद ही बता देंगे, आप तो इतने स्मार्ट खुद ही हैं। विल यू डू मी अ फेवर? तो डू क्या है, ये वर्ब है। डू मतलब क्या होता, काम करना, तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब इसके बाद जो कुछ भी आ रहा है वो क्या है, वो हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट? वर्ब के तुरंत बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले आता है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यही बगल वाले सेंटेंस में देखो, विल यू डू अ फेवर टू मी, तो डू क्या हो गया, डू हो गया वर्ब। अब वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके पहले आता है, ये आता है हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। तो क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। आई बॉट रामा अ बॉल, तो देखो बॉट क्या हो गया, बॉट हो गया वर्ब, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बॉट अ बॉल फॉर रामा, तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉट वर्ब हो गई, जैसे ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको आगे समझ में आ गया होगा कहानी। फेच द बॉय अ बुक, तो यहाँ पर फेच मतलब एक काम हो गया, इसके बाद द बॉय क्या है, द बॉय इसके वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फेच अ बुक, तो अ बुक यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द बॉय क्या होगी, डायरेक्ट। तो ये कहानी ऐसे बदलती जाती है। शी मेड, मेड वर्ब है, इसके बाद रूथ जो आ रहा है ये इनडायरेक्ट है, और न्यू ड्रेस डायरेक्ट है। शी मेड, मेड वर्ब हो गया, न्यू ड्रेस क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। गेट मी अ टैक्सी, गेट क्या है, वर्ब है, मी क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टैक्सी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी बदल गई, गेट क्या है, वर्ब है, टैक्सी क्या है, टैक्सी हमारे लिए हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या हो गया यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। We see that indirect object of the verb denote the person to whom something is given, for whom something is done। तो अभी तो आप ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में और ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं। There is a Ram's umbrella, Ram's umbrella। अच्छा अभी बताओ ये अपोस्ट्रोफी एस क्या दिखाता है, अपोस्ट्रोफी एस दिखाता है हमें पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार कह सकते हैं हम, ठीक है, अधिकार कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं तुम्हारा है कि मेरा है, तेरा है या मेरा है, अधिकार को शो करता है। तो अम्ब्रेला इज अ बिलोंगिंग ऑफ राम, ये राम का अम्ब्रेला है। तो अपोस्ट्रोफी एस बेसिकली हमें हिंदी में कहें तो क्या दिखाता है, का, की, के, राम का अम्ब्रेला, राम की कार, है ना, राम के बच्चे, है ना, इस तरीके से हमें ये शो करता है। तो अब हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ नाउन रामा इज चेंज टू रामाज शोज द ओनरशिप, ये क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है। द नाउन राम इज देयरफॉर सेड टू बी पॉसेसिव और जेनिटिव केस। अब हमने आपको कहा था ना कि केस कितने तरह के हो सकते हैं, मैंने बताया था केस हो सकते हैं 3 टाइप्स के। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन से हो गए, पहला हो गया नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा कौन सा केस था बताइए, दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस, या उसको जो है एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। और तीसरा कौन सा केस हो गया, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस, या जिसे जेनिटिव केस भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब पॉसेसिव केस को थोड़ा और देख लेते हैं। द पॉसेसिव आंसर्स द क्वेश्चन हुज, पॉसेसिव केस किसका आंसर करता है, हुज का। अच्छा ये बताइए नॉमिनेटिव किसका आंसर करता था, नॉमिनेटिव आंसर करता था हु का, है ना, हु और व्हाट का आंसर करता था। ऑब्जेक्टिव किसका आंसर करता था, ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव किसका आंसर करता था, ये हमें हुम का आंसर करता था। मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, ये हमें हुम का और व्हाट का आंसर करता था। और पॉसेसिव हमें किसका आंसर करता है, पॉसेसिव हमें आंसर करता है किसका, हुज का, किसका है, किसका है। नॉमिनेटिव में कौन का आंसर होता है, कौन और क्या का। ऑब्जेक्टिव में किसको और व्हाट में थिंग्स के लिए किसको का ही यूज होता है, ठीक है। और पॉसेसिव में किसका, किसका है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर देखते हैं, पॉसेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजीशन, इट इज यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड एक्सेट्रा। तो बेसिकली तो वो अधिकार को ही शो करता है, उसको वैसे अधिकार से भी समझ सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि कभी कभी ये जो पॉसेसिव केस है ये हमें ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड को भी दिखाता है। शेक्सपियर्स प्ले, तो इसका मतलब क्या हो गया, शेक्सपियर का प्ले, यानी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले, द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। अ मदर्स लव, माँ का प्यार, द लव फेल्ट बाय अ मदर। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। मिस्टर अग्रवाल हाउस, द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, एक ऐसा घर या मिस्टर अग्रवाल का घर, है ना। अशोक स्कूल,
तो स्कूल वो जो अशोक का है, जहाँ अशोक जाता है, तो अधिकार नहीं है बेसिकली, पर वो उससे बिलोंग करता है। द स्कूल वेयर अशोक गोज, अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, अ प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, एक ऐसा प्लेग्राउंड जो बच्चों का है। अ वीक्स हॉलीडे, अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक, ठीक है, एक हॉलीडे, एक 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 हफ्ते की छुट्टी। तो आप वैसे पोजीशन से भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब to this channel and like my video for my motivation. Thank you so much. Stay blessed and stay safe.